बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इस तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये है मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकश फैसल, और आप लोग मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, बच्चों के स्कूल्स जो हैं वो बाज़ाब्ता तौर पर खुल चुके हैं। बच्चे जो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को इंजॉय भी कर रहे हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो परेशान भी है खासा, क्योंकि एग्जाम्स टाइम आने वाला है। फर्स्ट टर्म जो है स्टार्ट होने वाले हैं बच्चों के, और बच्चों को जो है वो ये परेशानी है कि हम किस तरह से कवर अप कर पाएंगे। अपने बच्चों का खास ख्याल रखें। एक तो डेंगू ने हमारी जान नहीं छोड़नी, डेंगू जो है अभी तक जो है वो चल रहा है और बहुत ज़्यादा हम परेशान हैं डेंगू फीवर को लेके। उसके साथ मलेरिया, फिर बच्चों का अपना ख्याल रखना, बच्चों की हेल्थ का ख्याल रखना इतना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब एग्जाम्स होते हैं तो बच्चे हमसे एक्स्ट्रा टाइम मांगते हैं। एक्स्ट्रा वही चाहते हैं कि हमारे माँ बाप जो है हमें एक्स्ट्रा पैम्पर करें। वैसे तो हम लोग अपने बच्चों को बहुत प्यार और खुलूस के साथ तरबियत दे रहे होते हैं, लेकिन जब एग्जाम्स होते हैं तो बच्चों को और ज़्यादा जो कहते हैं ना अलर्ट होकर आपकी बिल्कुल फोकस आपका आपके बच्चों पे होने चाहिए। उनके खाने पीने का खास तौर पे ख्याल रखें। और आजकल मैं बहुत सी वीडियोस और मेरे पास बहुत से वॉइस मैसेजेस वगैरह फॉरवर्ड होके आ जाते हैं कहीं से, तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई किडनैपिंग्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। स्नैचिंग तो हो ही रही थी, किडनैपिंग्स हो रही हैं। तो मैं ज़रा कहना चाहूँगी वालिदैन को कि बिल्कुल ये नहीं आप लोग अपने बच्चों को ऐसे ही छोड़ देते हैं। वैन्स में जा रहे होते हैं अगर बच्चे, तो वालिदैन जाके भी नहीं देखते नीचे से, अब ऊपर से अपने बच्चों को छोड़ दिया। 5th फ्लोर है, अपार्टमेंट भी आपके सेफ नहीं होते, आप अपने बच्चों को देखते भी नहीं है कि वो वैन में बैठ गए या नहीं बैठ गए। कुछ पेरेंट्स जो है वो खासा अच्छी तरीके से अपने बच्चों की जो है देखते हैं, देखभाल करते हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स जो हैं वो बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं कि चलो ठीक है, इतना बड़ा हो गया, बहादुर हो गया या हो गई, अभी जो सीखने के दिन है, ये सीख जाएगा तो ये सीख जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वो ठीक है, आप अपने बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करें, लेकिन उसको ये बात बोलें कि हाँ हमने आपको कॉन्फिडेंस दिया हुआ है, लेकिन उसके ऊपर नजर रखें, क्योंकि आपका बच्चा है तो बच्चा ही ना। बच्चे का इतना अच्छा दिमाग नहीं चल सकता जितना ज्यादा जो है लोग आजकल बहुत ज्यादा खतरनाक। मैंने जब ऑडियो सुनी तो मैं परेशान हो गई कि या अल्लाह ऐसा भी हो सकता है। मतलब इतने ज्यादा पेरेंट्स परेशान है, तो बस अपने बच्चों की जरा ख्याल रखा करें, उनको ये तायद किया करें, उनको ये बात की बिल्कुल बताया करें कि बेटा स्कूल के बाहर जो मकई वाले होते हैं, गन्ने के जूस वाले होते हैं, और जो क्या कहते हैं जो आइसक्रीम्स वगैरह दे रहे होते हैं, उनसे आप आइसक्रीम वगैरह ना लेकर खाएं। मुज़र सहत चीज़ें उसके अंदर होती हैं, हमें नहीं पता किस पानी से वो जो आइसक्रीम बना रहे हैं, किस पानी से जो है वो ये जो चीज़ें बनाते हैं, आइसक्रीम, गोला गंडा, ये सब चीज़ें, तो थोड़ा सा इससे सेहत भी आपकी मुतासिर होती है। और मुझे तो वैसे ही बहुत डर लगता है कि भाई अपने बच्चों का बंदा जितना ज़्यादा हो सके ख्याल रखे। ये 5 घंटे आपके बच्चों के जो होते हैं क्वालिटी टाइम होते हैं, वो स्कूल में सीख तो बहुत कुछ रहे होते हैं, लेकिन टीचर्स अपना काम बखूबी कर रहे हैं। पेरेंट्स जो बार बार दिन में आप घर में बच्चों को अपने सिखाते रहेंगे, बार बार एक ही बात सिखाते रहते हैं, तो बच्चे को उससे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फराहम होती है। बच्चे को लगता है कि हाँ अगर हमारे अम्मी या अब्बू कोई बात कह रहे हैं तो उसमें बिल्कुल सच्चाई है, ऐसा हो रहा है। तो मैं तो अपनी बच्ची को बहुत ज़्यादा ट्रेन करती रहती थी। अभी जब मैंने ये वीडियोस वगैरह और मैंने सुने ऑडियो क्लिप, तो मैंने उसको और डराया कि बेटा नहीं, इस तरह कभी मत करना कि वैन गोइंग बच्चे होते हैं, वैन वाले अंकल छोड़कर चले जाते हैं, फिर बच्चे परेशान हो जाते हैं, स्कूल इंतजामिया परेशान हो जाती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत मैटर करती हैं। आपको अपने बच्चों को डेली बेसिस पे थोड़ी थोड़ी देर में कोई ऐसा सबक, उनको कोई स्टोरी टेलिंग, कुछ इस तरीके से बताया करें बात कि उनका इंटरेस्ट डेवलप हो। वरना बच्चे जो है अक्सर ये करते हैं कि माँ बाप कुछ बोल रहे होते हैं, बच्चे इंटरेस्ट ही नहीं लेते, उनको लगता है कि हाँ ये फजूल कोई ऐसी बात करें। आप उनको अगर किसी कहानी के थ्रू या किसी मिसाल के थ्रू, किसी नसीहत के थ्रू कोई बात समझाते हैं, तो बच्चे बहुत क्लेवर होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो आपकी बात बिल्कुल सुनते हैं और समझते हैं, क्योंकि ये बच्चे ही बहुत छोटे छोटे सरमाया होते हैं हमारे मुल्क के मुस्तकबिल का। तो इनको जिस तरीके से अच्छी तरबियत देंगे, क्योंकि ये 5 साल की उम्र होती है। मैं हमेशा कहती हूँ अपने दोस्तों से भी, जो मेरे जानने वाले लोग हैं, कि 5 साल का बच्चा आपका जब तक नहीं हुआ, आपके बच्चे की पर्सनैलिटी बन रही है, जितना हो सके अपने बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाएं। बच्चे को ये तायद करें कि बेटा किसी से बदला लेने से कोई फायदा नहीं है, आप माफ कर दिया करें। अपने बच्चों को जब आप ये चीजें उसके अंदर डालते हैं ना, तो आप समझे आपने एक फीड कर दी चीज। वो बच्चे की पर्सनैलिटी जब डेवलप होती है तो उसको अच्छी अच्छी बातें हमेशा याद रहती हैं, और बच्चे याद रखते हैं, उनकी मेमोरी हमसे ज्यादा शार्प होती है। हम तो बुढ़ापे की नजर होकर भूल जाते हैं बहुत सी चीजें, लेकिन हमारे बच्चे जो है छोटे छोटे मोटे मोटे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे, इसका मकसद ये कहा बिल्कुल भी नहीं है, कतई नहीं है कि जो बच्चे कमजोर हैं
वो प्यारे नहीं होते। बच्चे छोटे छोटे सब फरिश्ते होते हैं, हमारे लिए बहुत प्यार का बाइस होते हैं, हम लोग उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा नखरीले होते हैं, थोड़े नखरे उठाने वाले होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे प्यार आ जाता है, जिनको देख के यार इंसान कहता है कि यार इसको तो मैं, अच्छा मुझे बच्चों मतलब गोद में लेने का इतना खासा कोई शौक नहीं है। मैं किसी बच्चे को वंस इन अ ब्लू मून कोई बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ तो मैं उसको गोद में ले लेती हूँ, वरना फिर बहुत मसाइल होते हैं, मुझे ज़्यादा इतना पसंद नहीं है। लेकिन खैर वही बात है कि अपने बच्चों से प्यार करें। इसी के साथ साथ नाजरीन, प्यार का जब मैंने बात बोली है तो हमें ब्रेक से भी बहुत मोहब्बत है, और ब्रेक जब मैं अच्छी अच्छी बातें करी तो जेलिस होती हुई कहीं से आ जाती है। तो नाज़रीन यहाँ पर टाइम हो गया है ब्रेक का, तो कहीं जाएगा मैं, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। इंट्रो में बहुत अच्छी अच्छी बातें कर ली, हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब। हम लोग जो सेल्फ मेडिकेशन करके अपनी ज़िंदगी पे जो है गलत असरात मरतब करते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा इस तरह से अपने आप, मतलब जो हमारे मेडिकल स्टोर वाले होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, उनके पास जाते हैं और कहते हैं भाई हमें ये बीमारी हो रही है या ये हमें तकलीफ है, वो बन के डॉक्टर जो है हमें एक प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं और फिर हम जो है वो दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं। उसके असरात कितने बुरे होते हैं। और एक डेंगू ने भी, जैसे मैंने अपने जिक्र किया था इंट्रो में भी, डेंगू ने भी हमें बहुत तंग किया हुआ है। तो हम जानेंगे ये सब मजीद बातें और ज्यादा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारी सबकी फेवरेट, आपकी फेवरेट, मेरी फेवरेट डॉक्टर फलक कादिर। बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? थैंक यू सो मच सबसे पहले मुझे इनवाइट करने का। क्या मैं ठीक हूँ, आप बताएं क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी। आपने कहा कि सबकी फेवरेट और आप मेरी फेवरेट हैं। थैंक यू सो मच फलक। ये आपकी मोहब्बत है और ये मेरी मोहब्बत है कि मुझे जो है, जो अच्छे इंसान होते हैं ना, वो मुझे जरा पता चल जाता है। एक्चुअली आप मेरे टाइप की है ना, डाउन टू अर्थ एंड लाइक लाइवली रहना, सबको ग्रेट करना, रिस्पेक्ट देना, ये बहुत ज़रूरी होता है। और जब आप बहुत अपसेट हों, जब आपका मूड डाउन हो और आप किसी ऐसी शख्सियत से मिले जो लाइवली हो, तो आपको एनर्जी मिल जाती है। बिल्कुल, तो हमेशा एनर्जी देने वाला शख्स बनना चाहिए। तो यही मैं आपसे जब भी मिलती हूँ तो मेरा मूड जो और बूस्ट हो जाता है। हाँ, ये एनर्जी तो अल्लाह पाक की तरफ से बहुत ज्यादा ही जो मेरे अंदर फीड कर दी गई है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सबको एनर्जी प्रोवाइड करती हूँ और मैं ये कोशिश करती हूँ कि मेरी जात से किसी को तकलीफ ना हो। बिल्कुल, ये अच्छी बात है। बिल्कुल। और आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा आपने चूज़ किया है, बिकॉज सेल्फ मेडिकेशन हमारे यहाँ पर इसीलिए भी बहुत ज़्यादा है कि हमारे जो फार्मास्यूटिकल स्टोर हैं, बहुत अच्छे जो स्टोर्स हैं उनकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, बट मोस्टली आपने देखा है कि मेडिसिन जो है वो इजीली अवेलेबल होती हैं। जी। आप जब भी जाते हैं किसी स्टोर पर तो होता ये कि आपने ड्रग का नाम लिया एंड आपको मिल जाएगा। बाकी और कंट्रीज़ आप देखें कि उसमें बड़े रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्ट हैं, तो वहाँ पर मेडिकेशंस जो भी दी जाती हैं उसमें जब तक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगी उस वक्त तक आप मेडिसिन फार्मा से नहीं ले सकते हैं। तो एक ये प्रॉब्लम है, सबसे पहले ये प्रॉब्लम है बेसिक जो हम देखें। उसके बाद हमारी थोड़ी हम खुद भी डॉक्टर्स हैं, फिर हम लोग थोड़े टोटकों पर भी बिलीव कर रहे होते हैं। खुदा न ख्वास्ता अगर कोई शख्स किसी चीज़ से बीमार है या उसका कोई भी क्रॉनिक डिसऑर्डर हो रहा है और वो कंटिन्यूसली कोई मेडिसिन ले रहा है और वक्ती तौर पर उसको आराम आता है, तो वो उस मेडिसिन का एडिक्टेड हो जाता है। और होता ये कि जो उसका खुदा न खास्ता उसकी बॉडी में जो भी डिसऑर्डर है वो बढ़ता जाता है और उसके स्टेज क्रॉस हो जाते हैं। तो सेल्फ मेडिकेशन इसीलिए हमेशा मना की जाती है और उसके अपने साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। फॉर इंस्टेंस कि मुझे कोई ऐसा दर्द हो रहा है, स्पाइन में कोई मुझे दर्द हो रहा है कंटिन्यूसली, एंड मैंने क्या किया कि जाके मेडिसिन ले ली, सेल्फ मेडिकेशन कर ली एंड वो ठीक हो गया। एंड देन फिर दर्द हुआ, फिर मैंने दवा ली। वो करते करते हुआ ये कि वो दर्द का पता नहीं चला हो क्यों रहा है, रीज़न नहीं पता चल रहा। और दूसरा ये कि स्टमक पर कितना असर हो रहा है। बहुत हम दवाएं जाके कंटिन्यूसली ले रहे हैं और वो दवाएं हमें पता ही नहीं कि इसका इंटरेक्शन क्या है। लाइक ड्रग इंटरेक्शन होता है ना, आप एक दवा ले रहे हो उसके साथ पता नहीं कोई और भी ले रहे हो, दोनों आपस में जाके आपकी बॉडी में कितना ज़्यादा डिसऑर्डर क्रिएट कर सकती हैं। तो थोड़े प्रोग्राम्स हमें, आप माशाल्लाह बहुत अच्छे प्रोग्राम्स करती हैं, मैं रेगुलर आपका शो देखती हूँ। थैंक यू। तो अवेयरनेस सेशंस बार बार होने चाहिए, रिकरेंट होने चाहिए। हाँ,
OTC ड्रग उस सूरत में अच्छी होती हैं जैसे आपने मल्टी विटामिन ले लिया, विटामिन C ले लिया, विटामिन D ले लिया। ये सारी ड्रग्स जो हैं वो फिर भी मतलब के काबिल कबूल हैं कि आप लें, बट उसमें भी लास्ट टाइम में हमने बात की थी कि विटामिन D की एक्सेसिव अमाउंट जब आप बहुत, तो विटामिन D टॉक्सिसिटी हो सकती है और स्टोन होने के भी चांसेस होते हैं। ओह नो। अब हमने होता ये कि हमने कहा यार आपको विटामिन D की कमी हो रही है, अब विटामिन D की कमी हो रही है और हमने शुरू कर दिया विटामिन D का कोई भी बूस्टर, इंजेक्शन, कैप्सूल, वॉटएवर, एंड उसके बाद हुआ ये कि उसके स्टोन्स, अब जब कोई चीज़ जिस्म में बढ़ेगी उसकी ज्यादती होगी तो उसके साइड इफेक्ट भी होंगे, बिल्कुल, तो वो problems स्टोन होंगे। होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये सारे मतलब ये तो बहुत छोटे छोटे मैंने आपको जो है एडवर्स इफेक्ट लाइक कुछ नुकसानात बताए हैं, बाकी तो मज़ीद और बहुत सारे हैं। जैसे गायनी में कुछ ड्रग्स ऐसे हैं कि अगर खुदा न ख्वास्ते एक रिसर्च के अकॉर्डिंगली, मैं ना ड्रग का नाम लूँगी बट मैं आपको एक लाइक एग्जांपल दूंगी कि कुछ गायनी की ड्रग्स ऐसी हैं जो प्रेगनेंसी में अगर ली जाए तो बच्चे की लेग्स पे असर हो सकता है, उसके किसी ऑर्गन पर इफेक्ट हो सकता है, लाइफ टाइम के लिए बच्चा जो है पैरालाइज हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो एहतियात की ज़रूरत है वो आपके हामला ख़वातीन को है कि उनको ड्रग्स लेने में बहुत 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 ज़्यादा एहतियात करनी है। बिल्कुल। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट गायनी एक्सपर्टीज यू कान टेक एनी सॉर्ट ऑफ मेडिसिन। तो ये फिर बच्चों में, बच्चों के लिए भी कुछ दवाएं ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली उनको मना होती हैं, तो हम वो दे रहे होते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको एक बार कोई डिसऑर्डर हुआ, डॉक्टर ने दवा दी माँ को कि ये आप लें, और फिर वो दोबारा ऐसा कोई सिम्टम आता है तो अम्माएं जो है ना वही दवाएं शुरू करवा देती हैं। बिल्कुल। बात कंटिन्यू करते हैं, फलक एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हेलो। मैं असल में कराची नॉर्थ हैदराबाद से नूर शेख मेरा नाम है। अच्छा भाई, आपकी आवाज़, अच्छा ठीक है जी, फरमाइए। तो मैं एक्चुअली ये था कि मुझे बाईपास हो गया, अभी शुगर है, और लेकिन 2 दफा मेरी टांग की ना हड्डी टूट गई है, एक्सीडेंट हो गया था मेरा। ठीक है। ठीक है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं कौन से बेटे, मतलब मेरी ना हड्डियाँ की बुरबुरी हो गई है, हाथ भी जो है ना मतलब बाकर को पकड़ पकड़ के, तो मेरी तकरीबन 58 एज है। ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई मुझे ऐसी विटामिन डी बताते हैं जो हड्डियों को मजबूत करती हो। ठीक है, ठीक है, हम आपको बता दें। एज क्या है आपकी? 58। 58। ठीक है, आप हमारा प्रोग्राम देखें, आपको बता दें। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज़ जी। फलक, अच्छा, जैसे इन्होंने बताया कि विटामिन की डेफिशिएंसी है और मिनरल भी, एक्सीडेंट हुआ है, तो सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपना विटामिन डी लेवल चेक करवा के देखें कि लिटरली उसमें डेफिशिएंसी है या नहीं है, वो आप देखें। उसके बाद विटामिन डी के अगर आप फोकस करना चाहते हैं तो नेचुरल चीज़ों से आप लें, जैसे मिल्क में बहुत रिच अमाउंट में होता है विटामिन डी। दही, अगर मिल्क आपको नहीं पसंद या आप मिल्क नहीं लेना चाहते तो दही, उससे आप ले सकते हैं। मैं नेचुरल सोर्सेज बता रही हूँ। उसके बाद आप विटामिन डी के कैप्सूल्स आते हैं जो अगर आपको कमी है, फॉर इंस्टेंस कि आपने अपना टेस्ट करवाया एंड आपको ऐसा फील हुआ कि आपका वाकई विटामिन डी का जो लेवल है वो डाउन है, तो उसके बाद आपने एवरी वीक विटामिन डी के जो बूस्टर डोज होते हैं वो आप लेना शुरू कर दें। और इसके अलावा देखें बहुत सारी ऐसी डाइटरी सप्लीमेंट होते हैं जो OTC के अकॉर्डिंग होते हैं, या कुछ हर्बल भी होते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। अगर कोई आपको फील हो रहा है कि बॉडी में किसी भी कैल्शियम की भी कमी हो सकती है, विटामिन डी की भी हो सकती है, विदाउट टेस्ट मैं आपको कोई दवा नहीं दे सकती, बिल्कुल, और वो भी स्क्रीन पर। तो आप पहले अपने टेस्ट करवा लें विटामिन डी, कैल्शियम, एंड देन हम आपको यहाँ कॉल करके दोबारा आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम आपको फिर इंशाल्लाह प्रिस्क्राइब कर सकते हैं दवाएं। बिल्कुल। वो कह रहे हैं हड्डियाँ बुरबुरी हो गई हैं, तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जी, जाता है उसकी खवातीन में भी और मेल हजरात में भी। खवातीन में ज़्यादा चांसेस लिए होते हैं कि जब मीनोपॉज हो जाता है, पीरियड्स बंद हो जाते हैं, पीरियड्स बंद होने के बाद हमारे जो हार्मोनल लेवल होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से विटामिन डी और कैल्शियम की कमी होना शुरू हो जाती है खवातीन में। बट मेल में भी ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस वही आपका कि विटामिन डी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से ही होता है कि हड्डियों में छोटे छोटे से
सुराख, प्रोसिस, ऑस्टियोप्रोसिस का मतलब ही यही है कि हड्डी के अंदर छोटे छोटे से सुराख हो गए, अब कहीं भी गिरे तो हड्डी टूटी। तो ये इसमें आपने अगर ऑस्टियोप्रोसिस है तो उस वक्त आपको कैल्शियम का और विटामिन डी का बहुत ख्याल रखना है। आप सुबह सवेरे 9 से 10 के दरमियान सन बाथ ले सकते हैं, बाहर निकलें, वॉक करें, हल्का हल्का वॉक करें। लाइक बहुत थक जाते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि उनको अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो तेज़ नहीं चल सकते। तो आप लाइट जितना आपका स्टैमिना है उस तरह वॉक करें, पर सन के अंडर आपने करना है। ठीक है। तो उससे भी विटामिन डी आपका जो है वो एब्जॉर्ब होगा वाया योर स्किन। ठीक है फलक, इंशाल्लाह बात को भी कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक का टाइम आ गया तो नाज़रीन कहीं जाएगा मैं देखते रही मुस्कुराती सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। हमारे एक और गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है, स्टूडियो में मौजूद हैं। ये बढ़ते हैं उनकी जानिब। जनाब, उनका नाम है अहमद जलाल, जो कि कॉर्डोबा केयर इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। यू वेलकम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? बहुत बहुत शुक्रिया। आज अच्छा मौसम भी अच्छा है और इट्स ग्रेट, आपके प्रोग्राम पे आपने मुझे मदऊ किया। बिल्कुल सर, मैं चाहती हूँ कि आप जो नर्सिंग कोर्स कराते हैं उसके बारे में नाज़रीन को बताएं। मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो है काफ़ी हेल्थ केयर से रिलेटेड काफ़ी रहा है। हमारे कराची में तो पाकिस्तान की सबसे मायनाज एम्बुलेंस सर्विस अमन एम्बुलेंस सर्विस थी, उसको मैंने सेटअप किया था। तो हमारे पास कुछ 700 पैरामेडिक्स और नर्सेज होती थी जो कि एम्बुलेंसेज में लोगों की जानें बचाती थी। जी। उसके साथ साथ हमारे पास वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अमन टेक के नाम से होता था, जहाँ पे हम बच्चों को ट्रेन किया करते थे। तो उसके एक्सपीरियंस से मुझे ये ख्याल आया कि पाकिस्तान में हेल्थ केयर का बहुत बड़ा फुकदान है। एग्जैक्टली। और वहाँ पे हमें स्किल डेवलपमेंट करनी चाहिए हेल्थ केयर वर्कर्स की, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स की और नर्सेस की। हमारे मुल्क में बिकॉज हिस्टोरिकली हमारे लोगों का इन्हिसार डॉक्टर्स के ऊपर ज़्यादा होता है। सो जब भी आप गवर्नमेंट से बात करते हैं वो कहते हैं हम डॉक्टर्स ज़्यादा क्रिएट करें और हस्पताल ज़्यादा बनाएं। हमारे मुल्क के पास ना पैसे हैं कि हम उतने हस्पताल बना सकते हैं, ना हमारे पास टाइम है कि डॉक्टर्स को हम क्रिएट कर सकते हैं। तो एक तरीके से पब्लिक हेल्थ का मसला सॉल्व उस तरह हो सकता है कि हम अलाइड हेल्थ वर्कर्स, जिस तरह नर्सिंग टेक्नीशियन होते हैं, लैब असिस्टेंट्स होते हैं या नर्सेज होते हैं, उनको बेहतर बना सकें, उनको अपस्किल बना सकें और उनको फरावानी के साथ पैदा कर सकें। बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर है डॉक्टर साहब, अभी हम कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैकेशा बहन कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। या मेरे प्यारे भाई, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको सुबह एनर्जेटिक देख के हमें भी एनर्जी मिलती है। और हमारे डॉक्टर साहिबान को सलाम हो। और यकीनन हमारे डॉक्टर साहिबान जो है माशाल्लाह दुनिया के अच्छे डॉक्टरों में भी शुमार होते हैं। और ये जो लोग यहाँ काम कर रहे होते हैं ना नामसाइद हालात में, हमेशा डॉक्टरों को अप्रिशिएट करता हूँ कि उनके साथ अच्छा रवैया रखा करें। कि डॉक्टर्स जो है बेचारे कभी नहीं चाहते कि इससे बुरा हो, लेकिन ये कि थोड़ा सा ये होता है कि यहाँ काम करना इतना मुश्किल होता है कि अगर किसी को चांस मिल रहा हो तो नहीं जाता, फिर भी काम करता है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मेरा देखें कंसर्न मेरा ये देखें, डेंगू के बारे में बहुत कुछ हो रहा है। डेंगू सीवियर हो जाता है अगर आप उसकी केयर ना करें, लेकिन उसके नतीजे में होता है कि अगर आप हॉस्पिटल चले जाते हैं ना, मेरे यही डॉक्टर साहब वो इतना आपको फेयर फैक्टर में डाल देते हैं कि उतनी महंगी ट्रीटमेंट करते हैं, चाहे वो पैनाडोल आपको दे रहे हो, लेकिन चाहे ड्रिप लगा रहे हो, लेकिन वो 3-4 दिन के अंदर आपकी इतनी हैवी बिलिंग करते हैं कि लोग घबरा के हॉस्पिटल नहीं जा रहे। तो अगर हम घर में रेमेडी करना चाहे तो हमारे लिए क्या उसका ट्रीटमेंट है? अगर कोई किसी को वीकनेस ज्यादा हो जाती है तो उसके लिए हम इनिशियली क्या कर सकते हैं, ये मेरा सवाल है। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। जी फलक, बहुत ज़बरदस्त सवाल है आपका। बिकॉज डेंगू आजकल बहुत ज़्यादा एक तो स्प्रेड हो रहा है, दूसरा ये कि डेंगू एक वायरल डिसऑर्डर है, ठीक है, यानी कि एक वायरल डिजीज़ है जो आपकी बॉडी में जाके प्लेटलेट्स काउंट के ऊपर इफ़ेक्ट करता है। और प्लेटलेट्स इतना तेज़ी से गिरते हैं कि खुदा न ख्वास हमने देखा है कि इसकी मोर्टालिटी केसेस भी बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं छोटे बच्चों में, एडल्ट में। और फिर ओल्ड एज तो वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं, उनको जो है वो और कॉमोर्बिड्स होते हैं, यानी कि हार्ट के इशूज़। तो इन सब चीज़ों में जो ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करना है। और अगर किसी को डेंगू एंटीजन का मतलब पॉजिटिव आ गया तो उसके बाद आपने
بہت زیادہ کیئر کرنا ہے, پلیٹلیٹس کاؤنٹ کے اوپر دیکھتے رہنا ہے, ریگولر بیسس پہ اپنے پلیٹلیٹس کاؤنٹ چیک کروائیں. اگر آپ گھر پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ گھر پہ کیئر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس پر پلیٹلیٹس کاؤنٹ پہ کڑی نظر ہونی چاہیے. اور میں بالکل یہ نہیں کہوں گی کہ ڈینگی جیسے مرض میں آپ گھر پہ بیٹھ کے کیئر کریں. آپ نے ضرور ایک اچھے فزیشین کو جو کنسلٹنٹ ہو ان سے رابطہ کرنا ہے. ریگولر بیسس پہ اگر آپ گھر پہ کیئر کریں بٹ آپ نے ڈاکٹر کے ساتھ ان ٹچ رہنا ضروری ہے. پلیٹلیٹس کاؤنٹ کو آپ ریگولر دیکھیں. اس کے بعد جو آئی وی فلوئڈس ہوتے ہیں آپ کی جتنے بھی ہائیڈریشن کا بہت خیال رکھنا ضروری ہے. آپ کی جتنی بھی امیونٹی بوسٹرز ہوتے ہیں, وائٹامن سی, وائٹامن ڈی, وہ لینا بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کو ابھی فی الحال بتا سکتی ہوں. اور دوبارہ ہم یہی بات کریں گے کہ کہشا میں نے جو آج صبح بات کی, سیلف میڈیکیشن سے آپ دور رہیں. بالکل. اور آئی نو کہ ہم لوگ جو ہے بڑے تھوڑا سے دل پتھر کا کرنا پڑتا ہے ڈاکٹرز کو کہ تھوڑا چارج کرتے ہیں, بٹ تھوڑا جان سے زیادہ کوئی چیز بھی امپورٹنس نہیں رکھتی. تو ڈینگی ایک ایسا مرض ہے جو جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے. کوئی نارمل سی ڈس آرڈر نہیں ہے جس کے آپ کے خلیات خون کے اس میں جا کے اثر کر رہا ہے. تو ضرور کسی کو بھی خدا نخواست ڈینگی ہے تو وہ کسی فزیشین کے ساتھ رابطے میں رہیں اور پلیٹلیٹس کاؤنٹ پہ اپنی نظر رکھیں, پانی کا استعمال بڑھائیں اس ٹائم پیریڈ میں. ٹھیک ہے سر, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں پوری دنیا میں جو ہیلتھ کیئر ہے وہ چینج ہو رہا ہے. پہلے ہوتا تھا بڑے بڑے ہسپتال ہوتے تھے اور لوگوں کو ہسپتالوں میں جانا پڑتا تھا. اب جو ہو رہا ہے ہیلتھ کیئر ایٹ دا پوائنٹ آف نیڈ, جہاں پہ ضرورت ہے آپ کو وہاں پہ ہیلتھ کیئر پرووائڈ کیا جائے. آپ دیکھتے ہیں ڈیجیٹل پلیٹ فارم بہت آ رہے ہیں. میں آپ کو اپنا پرسنل واقعہ بتاتا ہوں. میری مدر ہے ماشاءاللہ 82 ایئرس کی ہیں. ان کو سیپسس ہو گیا, ویری سیریس ان کو ایک بیماری ہوئی تھی. تو ان کی جو تمام کیئر ہوئی تھی, بیکاز میری بہنیں امریکہ میں ہیں لیکن وہ ڈاکٹرز ہیں, سو انہوں نے کافی گائیڈنس دی تھی. ان کو ہوم ہیلتھ ورکرز نے آ کے ان کو جو بھی ٹیک کیئر کرنا تھا انہوں نے کیا تھا, بٹ انڈر اسٹرانگ گائیڈنس آف دا جو ڈاکٹر تھے. تو اس سے فائدہ یہ ہوا کہ ایک تو پیشنٹ اپنے ماحول میں تھا تو وہ مور کمفرٹیبل تھے. کاسٹ کے ایک آپ سائڈ پہ رکھ لیں, کاسٹ کو آپ کبھی کوالٹی سے کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. یہ میں ڈیفینیٹلی کہوں گا. لیکن یہ ہے کہ آپ کو اگر سہولت آپ کے گھر پہ وہی کوالٹی یا بہتر ماحول میں مل جائے, جو کہ الائڈ ہیلتھ ورکرز, اور جہاں پہ کورڈوبا کیئر انسٹیٹیوٹ کام کر رہا ہے کہ آپ ایسے ورکرز کو ٹرین کریں, الائڈ ہیلتھ یا نرسز. ڈاکٹرز کے اتنے لوگوں کا فراوانی سے گھر پہ جانا بڑا مشکل ہے, بیکاز وہ ممکن نہیں ہے. لیکن آپ کے پاس اگر زیادہ فراوانی میں نرسز ہوں, الائڈ ہیلتھ ورکرز ہوں, تو وہ انڈر سپرویژن آف ڈاکٹرز, جس میں ٹیلی میڈیسن بھی آتا ہے, وہ آپ کو گھر پہ سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں. اس سے آپ کا جو ہے ٹریول کا خرچہ بچ جاتا ہے, لوگوں کے اوپر جو ریسٹرکشنز ہوتی ہیں ہاسپٹل وہ ہو جاتا ہے. مگر آف کورس وہ انوائرمنٹ کو کافی پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے, جو کہ ایک ڈاکٹر کی سپرویژن میں ہونا ضروری ہے. مگر یہ ہے کہ چیزیں اب پوائنٹ آف نیڈ کی طرف جا رہی ہیں ہیلتھ کیئر میں. بالکل. اور حالات اتنے ناساز ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم لوگ جو سیلف میڈیکیشن خود سے کرتے ہیں نا, خدارا اس چیز سے بچیں. یہ جو سیلف میڈیکیشن ہے یہ آپ کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. اور ہم جو پڑوسیوں کے اور ہماری چاچیاں, مامیاں, پھوپھیاں وہ بتاتی ہیں کہ فلاں نے یہ والی ٹیبلٹ لی تھی, اس کو ایموشن ہو گئے تھے, بیٹا تم بھی یہ 2 ٹیبلٹ کھا لو صحیح ہو جاؤ گے. اس سے جو ہے سب سے بڑی خطرے کی گھنٹی جو ہمارے گھریلو ٹوٹکے ہماری چاچی, دادی, نانی ہمیں بتا رہی ہوتی ہے نا, وہ پہلے کے ٹوٹکے ٹھیک تھے, اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن جو ٹیبلٹس لیتے ہیں آپ لوگ, وہ ذرا بہت خطرے کی گھنٹی ہے, اس سے تھوڑا سا اجتناب کریں. کیونکہ زندگی جو ہے وہ آپ کو ایک بار ملتی ہے, اور زندگی کی قدر کریں. اس سے زیادہ مجھے لگتا ہے اور کوئی بات زیادہ اہمیت رکھتی نہیں ہے, کیونکہ زندگی نہ ملے گی دوبارہ, یہ بات بہت فیکٹ ہے. تو فلک, آپ جو ہے لوگوں کو کیا اویئرنیس فراہم کرنا چاہیں گی کہ لوگ جس طرح سے, جیسے ڈینگی ہے اس کے ساتھ ملیریا بھی ہو جاتا ہے, کووڈ سے ہماری اللہ کا شکر ہے ابھی جان چھوٹی ہے, لیکن پراپر نہیں چھوٹی. پراپر کووڈ بھی ہے, ملیریا بھی ہے, اور اس کے ساتھ اچھا کیلشیم کی جب ہم بات کر رہے تھے تو میں بڑا اچھا میرے دماغ میں آیا تھا سوال, اور اچانک سے بریک اناؤنس کرنی پڑ گئی تھی. جو ایک اورنج کلر کی ٹیبلٹ آتی ہے جو کہ ہمیں ڈیفیشنسی سے بچاتی ہے, وائٹامن کی ڈیفیشنسی نہیں ہونے دیتی, ہمارے اندر وائٹامن ڈی جو فراہم کرتی ہے, وہ ٹیبلٹ بہت سے لوگ نہیں کھاتے ہیں. ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ جو پانی میں گھول کے کھاتے ہیں, جو میرنڈا ٹائپ کا ٹیسٹ دیتی ہے, وہ جو ہے اس سے نا آپ کا ویٹ بڑھتا ہے. تو کیا یہ مت ہے یا اس میں کوئی صداقت ہے؟ نہیں, اٹس مت. ٹھیک ہے. بیکاز جو بھی واٹر سالوبل ڈرگ ہوتا ہے, سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے آپ کے لیور پہ اتنے زیادہ افیکٹ ہونے کے چانسز نہیں ہیں. ٹھیک ہے, وہ آرام سے آپ کی باڈی میں ڈیزالو ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے, بلکہ لینا چاہیے آپ کو. جو واٹر سالوبل ڈرگس ہیں, جو وائٹامن سی سپلیمنٹ ہیں, ڈی ہیں, تو یہ آپ لازمی لیں. اس سے ویٹ نہیں بڑھتا ہے, یہ ایک لٹرلی میتھ ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ میں نے خود آزمایا ہے اور ایسا ہوتا
सकता है। अच्छा, तो फिर वो डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर पर भी होता है कि हार्मोन्स की भी बात आती है। बिल्कुल। कुछ थोड़ा जिन लोगों को एकदम से किसी ड्रग की वजह से, मेडिसिन की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से एकदम से वेट बढ़ना और खाना पीना उनका इतना अच्छा नहीं है, तो वो अपना थायराइड करवा के चेक करें कि थायराइड की कोई प्रॉब्लम हो सकती है Okay. बैकग्राउंड पर। बाकी दूसरा मैं सर की बात को सेकंड करूंगी कि ये जिस तरह बता रहे हैं कि हम लोगों के पास लिटरली डॉक्टर्स की कमी है, और डॉक्टर जो होता है वो लीडर होता है टीम का, और हमारे पास जो है वो जब अलाइड हेल्थ केयर की हम बात करते हैं तो वो हम जल्दी उनको तैयार कर सकते हैं, मतलब वो 1 to 2 ईयर्स में हम उनको तैयार करके, और ज़्यादा अमाउंट में लोग, और खर्चा भी कम आता है। तो अगर हम इस तरह के अलाइड हेल्थ केयर वर्कर्स बना दें तो इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। पाकिस्तान में वैसे भी हमारा जो हेल्थ सिस्टम है बहुत वीक है, बहुत कमज़ोर है बिकॉज ऑफ हेल्थ बजट। हमारा हेल्थ बजट बहुत कम है। फिर पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज़ जो हैं बन तो बहुत अच्छी जाती हैं। हमारा हेल्थ सिस्टम इतना अच्छा है कि हमें कॉपी किया गया है, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, बट स्टिल वी कांट लाइक इम्प्लीमेंट इट बिकॉज ऑफ आवर बजट एंड देन जो हमारे सर्कमस्टेंसेस रहते हैं। तो डॉक्टर सर ने जिस तरह हमें बताया कि ये एक इंस्टीट्यूट कॉर्डोबा केयर जो है वो उसमें नर्सिस बना रहे हैं, ये लोग अलाइड हेल्थ केयर बना रहे हैं, तो इससे भी बहुत फ़ायदा है कि आप नर्सिस से भी ओपिनियन ले सकते हैं। सेल्फ मेडिकेशन आप ले रहे हैं, कोई डॉक्टर बहुत बिजी है, क्योंकि कुछ हमारे पेशेंट ना बहुत लाडले होते हैं, वो एक बार हमें चेक करवा के जाते हैं, उसके बाद वो हमें मैसेजेस कर करके पूछते रहते हैं कि भाई अब हम कौन सी दवा किस वक्त लें, क्या करें, और वो कुछ बहुत एक्स्ट्रा केयरिंग होते हैं। तो अगर वो नर्सिस से भी इन टच रहते हैं, तो नर्सिस जब पढ़ते हैं, डॉक्टर के साथ काम करते हैं, तो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से अगर पढ़ के निकलते हैं तो उनकी नॉलेज बहुत अच्छी होती है। तो इससे एक हमारा जो हम कहते हैं, मैं पब्लिक हेल्थ में जब पढ़ती हूँ तो हम पहले देखते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम्स यही है कि हम फार्मास्यूटिकल पर दवा अवेलेबल कर देते हैं, उसके बाद हमारे पास नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। तो इस तरह के जब इंस्टीट्यूट की तादाद बढ़ेगी, जब इस तरह के अलाइड हेल्थ केयर तैयार होंगे, मार्केट में बच्चे आएंगे, तो बहुत आसानी हो जाएगी, डॉक्टर्स को भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि डॉक्टर की असिस्टेंस बढ़ेगी। और डॉक्टर इज अ लीडर, वो सिर्फ लीड कर सकता है, उसके बाद वो काम नहीं कर सकता जो नर्सिस करेगा। आईवी कैनुलेशन हो गई, आपकी एनजी हो गई, या जो आप लोग सर आप क्या बताइएगा ज़रा कि किस तरह के आप प्रोसीजर्स भी सिखाते हैं बच्चों को? तो हम लोग मिनिमम 1 ईयर का हमारे पास डिप्लोमा होता है, मैट्रिक पर प्रेफरेबली एफएससी के बच्चे होते हैं। ज़्यादातर हमारे तकरीबन 50% गर्ल्स होती हैं, ठीक है, और इनको काफ़ी तरह अस्पतालों में जहाँ पे पर्टिकुलरली मिडवाइफ सेक्शंस होते हैं वहाँ पे इनकी बहुत डिमांड है। सो हम बच्चों को 3 किस्म की हमारी एजुकेशन है, एक्चुअली 4 किस्म की। एक है क्लास में, क्लासरूम बेस्ड थ्योरेटिकल, फिर एक लैब बेस्ड एक लर्निंग है जहाँ पे वो मैनिक्विन्स के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। तीसरी जिसे कहते हैं सॉफ्ट स्किल्स होते हैं, लाइफ स्किल्स, उसके बारे में मैं जिक्र इसलिए करूँगा कि एक्चुअली लॉट ऑफ, अगर आप डॉक्टर्स को भी देखें या नर्सेस को देखें, तो वो डॉक्टर्स बहुत पॉपुलर भी होते हैं और अच्छे माने जाते हैं जिनका तौर तरीका बहुत अच्छा होता है। इसे हम एक टेक्निकल टर्म में कहते हैं बेड साइड मैनर्स, ठीक है, जो, और वो कहते हैं यार उसके हाथ में शिफा है, या वो बहुत अच्छा आपका सलूक से पेश आता है। सो ये हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनका सॉफ्ट इमेज हो और उनका जो तौर तरीका और केयरिंग एटीट्यूड हो, आधा इंसान उसी में शिफायाब हो जाता है। और जो 4th हमारा जो एरिया है वो हम एट वर्क यानी अस्पतालों में उनको इंटर्नशिप के ज़रिए, प्लेसमेंट के ज़रिए उनको ट्रेन करते हैं। कैनुला होना, किसी के बीपी चेक करना, उनका अगर कोई बंदा पेशेंट सीरियस हो रहा है उसका पहले डायग्नोसिस करना, वो डायग्नोसिस के लिए उसकी हिस्ट्री लेके डॉक्टर को देना। बिकॉज जो डॉक्टर फलक ने जिक्र किया, डॉक्टर इज़ अ लीडर। एक डॉक्टर बनाने में आपको पता है 10 साल लगते हैं जी, तकरीबन 10 साल लग सकते हैं, और कीमत तकरीबन डॉक्टर बनाने में 60 से 80 लाख रुपए का एक डॉक्टर की कम से कम एक इन्वेस्टमेंट होती है। सो वो डॉक्टर को एक नॉर्मल काम से, जो कि एक इंसान जो कि अलाइड हेल्थ वर्कर हैं, उससे आप उससे ना इन्वॉल्व करें, उनको वो करने दें, और डॉक्टर वो फिर करें जो हेल्थ केयर लीडरशिप होती है, उसमें वो ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके। अब हो ये गया हमारे मुल्क में कि डॉक्टर्स भी नर्सेज और अलाइड हेल्थ केयर का वर्कर्स का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ओवरबर्डन हो जाते हैं, और वो काम जो कि नर्सेज को करना चाहिए वो नहीं हो रहा। आप जहाँ पे भी देखेंगे पूरी दुनिया में गुड हेल्थ केयर सिस्टम
इसका एग्जाम्पल और इसकी जो एविडेंस है वो गुड डॉक्टर्स हैं, बट उससे ज़्यादा गुड नर्सिंग होती है। अगर आप अच्छा हेल्थ केयर अस्पताल आ खान आपके बाजू में ही है, वहाँ पे नर्सेज से अभी मिलेंगे, वो बहुत कॉन्फिडेंट होती हैं और वो बल्कि डॉक्टर्स को गाइड कर रही होती हैं। एग्जैक्टली। बिकॉज डॉक्टर तो 5 मिनट आफ्टर ऑपरेशन के बाद दिन में मुश्किल से 15 मिनट गुजारता है, नर्स आपके साथ 24 आवर्स होती हैं, सो वो एक्चुअली उनको एडवाइस कर रही होती हैं। एंड आई थिंक ये आजकल एक ट्रेंड बहुत अच्छा आ रहा है कि ये नर्सेज की एक एलिवेशन, सोसाइटल एलिवेशन हो रही है। पहले होती नहीं थी, पहले उनको बेड साइड हेल्प के तौर पे समझा जाता था, अब वो आ रहा है, उनकी सैलरीज भी बढ़ रही हैं। अब आपको पता है कुवैत में, यूएई में, सऊदी अरेबिया में, अमेरिका में नर्सेज की बहुत डिमांड है। इफ़ यू वांट, अगर वो कहते हैं अगर आपने कनाडा का पासपोर्ट लेना है या आपने कुछ करना है तो कहते हैं आप नर्स से शादी कर लें। आजकल लिटरली ऐसे ट्रेंड हो गया है। Okay. सो ये पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड है और रुझान है आई थिंक, और उसमें पाकिस्तान को भी अडॉप्ट करना चाहिए। हमारा मुल्क इसमें बहुत कम पीछे है। बिल्कुल। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे पॉपुलेशन फीकस डॉक्टर्स ज़्यादा और नर्सेज कम है। ये अमूमन 3 टाइम्स नर्सेज चाहिए होती हैं एक डॉक्टर के साथ। तो एक डॉक्टर लीडर है, उसको सपोर्ट करने के 3 नर्सेज हैं। हमारे यहाँ उल्टा हिसाब है, हमारे यहाँ 3 डॉक्टर और 1 नर्स है। जी। सो वो एक सिस्टम पूरा का पूरा इम्बैलेंस हुआ हुआ है, जिसपे हमें फोकस कर रहे हैं कॉर्डोबा के इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट कि हम किस तरह ये इसको बैलेंस में लाएं। लोग शर्म महसूस करते हैं ना, नर्सिंग का शोबा हालांकि इतना ज़बरदस्त है, आप जो है किसी के काम आ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर लोग शर्म महसूस करते हैं। मुझे लगता है कि शोबा पहले तो लोग नहीं इतना होता था, पहले तो लोग पढ़ना पसंद करते थे, फिर बाहर भी चले जाते थे। मेरे खुद जितने रिश्तेदार हैं जो कि बाहर चले गए नर्सिंग पढ़ के, लेकिन आजकल मैंने देखा है रुझान कि कोई आना नहीं चाहता इस फील्ड में। इस बारे में क्या कहें? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, सोसाइटल प्रेशर एक है, एक तरह से समझा जाता है बेड साइड हेल्प। जी। ठीक है कि आप हेल्प करने के लिए आपका कोई वैल्यूडेशन नहीं है, बट मगर लास्ट 3 साल में इनका हुआ यह है कि इनकी सैलरीज काफ़ी बढ़ गई हैं। Okay. जो पहले कम होती थी वो अब ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो अब लोगों ने भी देखना किया है कि ये एक बहुत वायबल करियर और प्रोफेशन है जहाँ पे आपको अच्छा खासा आप फाइनेंशियली आप काफ़ी वेल ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद पिछले दिनों काफ़ी कुवैत भी नर्सेज गई हैं और सऊदी अरेबिया भी जा रहे हैं। तो लोग ये भी देख रहे हैं कि अगर आप बेहतर अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो आपके ज़रिए माश बाहर बन जाएगा। और बाकी आपको, मुझे नंबर नहीं याद है कितने पॉइंट्स मिलते हैं अगर आप कैनेडियन नेशनलिटी के अप्लाई करें, लेकिन नर्सेज का सबसे वन ऑफ द हाइस्ट पॉइंट्स होते हैं उसके लिए। सो इसलिए उसमें रुझान बढ़ रहा है इस वक्त। बिल्कुल। और ये मतलब कहाँ तक पढ़ाई हासिल की होनी चाहिए जब आपके पास आए इंस्टीट्यूट में? देखिए हम प्रेफर करते हैं कि एफएससी होना चाहिए। मैं साइंसेस का एफएससी होना चाहिए, प्री मेड या मेडिकल का साइंसेस का एफएससी होना चाहिए। ऑल्दो हम मैट्रिक के भी बच्चे लेते हैं, पर आपको पता है ये जिम्मेवारी का काम है, बिल्कुल थोड़ा सा मेच्योरिटी का काम है। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि एफएससी के बाद हो। ऑल्दो हमारे पास बीएससी के भी बच्चे होते हैं जो बीएससी भी कर रहे होते हैं और साथ हमारे साथ भी पढ़ रहे होते हैं। और कितना टाइम लगता है वर्कर को तैयार होने में? हमारे पास जो दो किस्म के कोर्सेज हैं। एक जो कोर्स है वो 1 साल का कोर्स है जो डिप्लोमा है, ठीक है। और उसके अलावा एक कोर्स है जिसे हम एग्जीक्यूटिव एजुकेशन 2 साल का कोर्स है, जो इसमें हम होम हेल्थ केयर वर्कर्स को ट्रेन कर रहे हैं। ओके। जो लोगों को घरों में जाके किसी के, अब आप देखें कि बहुत ज़्यादा एजिंग पॉपुलेशन है। अब आपको पता है हम लोग बहुत से, हर के घर में लोग बाहर हैं, बच्चे बाहर हैं, माँ बाप पाकिस्तान में हैं, तो उनको काफ़ी हेल्प की ज़रूरत है। तो उसमें हम होम हेल्थ केयर वर्कर्स को भी ट्रेन कर रहे हैं जो कि एक लेवल तक जो ज़ईफ़ लोग हैं उनकी तीमारदारी और उनका ख्याल रख सके। वो 2 महीने का कोर्स है। वाओ, दैट्स वेरी गुड। तो अगर मैं ये जानना चाहूँ अभी तक आप कितने वर्कर्स तैयार कर चुके हैं? इस वक्त तक हमारे पास जो होम हेल्थ केयर वर्कर्स हैं हमने 25 तैयार किए हैं, और जो असिस्टेंट्स हैं ये हमने कोविड के बाद हमारा लॉन्च हुआ था। जो नर्सिंग असिस्टेंट और ईएमटी हैं वो तकरीबन 120 तैयार हो चुके हैं। वाओ माशाल्लाह। और आगे ये कारवां रवा दवा है इंशाल्लाह। इन फ्यूचर्स क्या प्लान है अगर मैं जानना चाहूँ तो? बिल्कुल, हमारा इस वक्त शहीद मिल्लत एक्सप्रेस वे पे बाइको पेट्रोल पंप और मंजूर कॉलोनी में बाइको और बलोच कॉलोनी ब्रिज के दरमियान में है कॉर्डोबा केयर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट। हमारा इरादा ये है कि ये पूरे कराची में कम से कम 4 या 5 हो। हमारा बहुत ज़्यादा है कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ केयर, कि जो लोग जहाँ रहते हैं वहीं से पढ़ लें और वहीं पे लोगों को सपोर्ट कर लें। बिकॉज आप देखते हैं डॉक्टर अस्पताल जाते हैं, वहाँ पे अस्पताल में आपको कार पार्किंग की स्पेस नहीं मिलती है, बिकॉज छोटा मर्ज हो बड़ा मर्ज हो हर कोई अस्पताल पहुँच जाता है। मगर होना ये चीज़ चाहिए दुनिया भर में कि आपकी सिंपल चीज़ें वो आपके लोकल क्लिनिक में या लोकल अस्पताल में
آپ سالو کر سکیں. سو وہ اس ماڈل کی طرف ہم جا رہے ہیں. اسی لیے ہم لوگ لوگ ڈیفینس میں اس طرح کی جگہوں پہ نہیں, ہم ایسی جگہوں پہ جہاں بہت گنجان آباد ہیں. سو اس کے بعد ہم جو ڈرگ روڈ کالونی کی طرف ہمارا ارادہ ہے, بلدیہ ٹاؤن کی طرف ارادہ ہے کہ وہاں پہ ہم اس کو کھولیں گے اور وہاں کی لوکل پاپولیشن کا بہت یوتھ کو ان کو امپاور کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کی ہیلتھ کیئر سروسز بھی پرووائڈ کریں گے. واو دیٹس ویری گڈ. فلک کویکس سے کس طرح سے اپنی جان بچائیں یا چھڑائیں, کیونکہ ہمارے یہاں اتنا شعور ہوتا نہیں ہے, لوگ چلے جاتے ہیں پھر بعد میں اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو کچھ اور ہی نکلے. اچھا, اصل میں دیکھیں وہی بات ہے اویئرنیس. ماشاءاللہ سے اب میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اب مطلب اگر میں 5 سال پہلے کی بھی بات کروں تو لوگوں کو اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا تھا کہ یہ ریئل ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے. تو اب لوگوں میں یہ سمجھ بوجھ آ چکی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہماری زیادہ تر پاپولیشن جو ہے وہ مڈل انکم کے لوگ ہیں یا لوور کلاس. تو جب وہ اس طرح کی گلی کوچوں میں جاتے ہیں, ڈاکٹر دوا بھی دے رہا ہے پلس وہ مطلب جو فیس ہوتی ہے اس میں چیک کر رہا ہے, تو ان کو اگر یہ پتہ بھی ہے نا کہ یہ ڈاکٹر نہیں ہے تو وہ پھر بھی اس کے پاس جا کر اس سے ٹھیک ہو جاتے تو چلے جاتے ہیں. جان چھڑانے کے لیے دیکھیں ہمارے پاس بہت سارے ہم نے چیزیں, پبلک ہیلتھ کی بات کروں تو ہم اس چیز کو یہ ہمارا بڑا میجر سبجیکٹ ہے اور اس سے بہت زیادہ اموات ہونے کے بھی چانسز ہیں. زیادہ تر گائنی ہمارا ایک بہت سینسٹیو سبجیکٹ ہے. اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ گائناکالوجسٹ جو ہوتی ہیں وہ ایک ٹرین ہوتی ہیں, MBBS کرنے کے بعد بھی وہ آپ کی مزید اسپیشلائزیشن کے بعد وہ ایک پیپر دینے کے بعد FCPS پارٹ 1 پارٹ 2 کے بعد وہ ایک پراپر ڈاکٹر بن کے وہ کسی پیشنٹ کو دیکھتے ہیں. اور ہمارے یہاں پر ہوتا یہ کہ خدا نخواست ڈیلیوری ہومز بنائے ہیں لوگوں نے چھوٹے چھوٹے سیٹ اپ کے اندر, اور وہاں پر اگر پیشنٹ کو سیپسس ہو گیا, ہائپو والیومک شاک میں چلی گئی پیشنٹ, یا اس طرح کے پرابلمس بہت زیادہ ریکرنٹ. ویسے نارملی اگر بخار ہے, نزلہ ہے تو اس کے لیے تو ٹھیک ہے, کویکس کے پاس چلے بھی گئے تو ٹھیک بھی ہو گیا. بٹ ایمرجنسی کیسز میں اگر آپ اس طرح کے ڈیلیوری ہاؤسز اور واٹ ایور جو انہوں نے سیٹ اپس بنائے ہیں اس میں جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ جو ہے پراپر گائناکالوجسٹ یہ جو بھی لیڈی ہیں وہ نہیں ہیں, تو آپ اپنی جان کے ساتھ کھیل رہے ہیں. لٹرلی یو آر پلئنگ ود یور ہیلتھ, بیکاز گائنی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا گائنی میں بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے. میڈیسن میں بھی آپ اپنا ہیموگلوبن بھی دیکھتے ہیں, اور اگر کسی پیشنٹ کو ڈائبٹیز ہے, کسی پیشنٹ کو جو ہے وہ ہائپر ٹینشن ہے, تو اس کا رسک اور بڑھ جاتا ہے ایٹ دا ٹائم آف ڈیلیوری کہ اس کو ہائپر ٹینشن ہو جائے, فٹس ہو جائیں, ہائپووالمک شاک میں چلی جائے پیشنٹ, بلیڈنگ بہت زیادہ ہو گئی. تو آپ سوچیں کہ جن لوگوں نے پیتھو فزیولوجی پڑھی ہی نہیں ہے, صرف پریکٹس سے تو وہ کس طرح مینج کریں گے؟ یہ تو اپنے ساتھ اتنا بڑا جان کے ساتھ کھیلنا ہے کہ اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام کا ٹائم اختتام پذیر ہو گیا ہمارے پہلے سیگمنٹ کا. آپ کا بہت بہت شکریہ فلک کہ آپ آئے اور آپ نے ہم سے اتنی ساری اویئرنیس جو ہے ہمیں فراہم کی. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی ہماری. خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ ونس اگین. جی ناظرین, یہاں پر بریک کا ٹائم ہو گیا. جب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو لے کر چلیں گے کچن کی دنیا میں, ملوائیں گے کوئن سے اور جانیں گے کہ کیا بنا رہی ہیں آج. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک.